नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। इसको मैंने नाम दिया है इवोल्यूशन ऑफ फिलिप्स कर्व। मेरे से पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद इस बात का आपको पता चल जाएगा कि मैं इवोल्यूशन ऑफ फिलिप्स कर्व इसे क्यों कह रहा हूँ। आज की प्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसको हम 3 स्टेप में फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है स्टैटिक एक्सपेक्टेशन बाय A.W. फिलिप्स, सेकंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन बाय मिल्टन फ्रीडमैन और थर्ड है रैशनल एक्सपेक्टेशन बाय रॉबर्ट लुकास एंड थॉमस सर्जेंट। स्टैटिक एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो दोस्तों 1958 में यूके इकोनॉमी का डाटा लिया था A.W. फिलिप्स ने, और वहां पर उसने एक पैटर्न देखा कि वहां पर रहने वाले वर्कर्स की मनी वेज और वहां पर इन अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशन है। डियर एस्पिरेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी रहेगी। ये बात आप कभी मत भूलना कि जो हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमको ज़िंदगी में मिल जाएगी। आज जो हम चाह रहे हैं कल को वो चीज़ हमारे पास होगी, तो परसों को हमारी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जो भी आप बनना चाहते हो ज़िंदगी में, जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी। और मैं तो कहता हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेट रहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है ज़िंदगी में। आप अपने आप से कोई क्वेश्चन देखिए, आप अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछिए कि मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे बिजनेस क्यों करना है, या मुझे नौकरी क्यों करनी है। जब आप खुद से ही क्वेश्चन करके मोटिवेट रहोगे कि मुझे इसलिए ये बनना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और मोटिवेशन के साथ दोस्तों आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस फील्ड में काम करने की जहाँ पर आप काम करना चाहते हो। क्यूरियोसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्यूरियोसिटी ही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है और क्यूरियोसिटी है तो आपको रिफ्लेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एंड A.W. फिलिप्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि A.W. फिलिप्स को हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के अंदर पढ़ रहे हैं कि A.W. फिलिप्स ने ऐसा सोचा था कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की नॉमिनल वेज और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। आपको केंजियन इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन पढ़ी होगी कि केंज हमेशा वेज प्राइसेस को क्या मानता है, रिजिड मानता है, यानी कि स्टैटिक मानता है। इसी करके वहाँ पर रहने वाले लोग या वर्कर्स के माइंड में मनी इल्यूजन पैदा हो जाता है। ये मनी इल्यूजन क्या है दोस्तों, इसको भी समझो। जैसे कि ईयर 2020 में किसी वर्कर की सैलरी थी 1 लाख और 2021 में वो बढ़कर हो गई 1,10,000। तो दोस्तों, वो तो सोचेगा कि उसका जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसकी सैलरी 10% से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, इन्फ्लेशन इज़ एवरीवेयर। तो इन्फ्लेशन का साथ ही अगर मैं इसको एडजस्ट करूं कि इन्फ्लेशन रेट सपोज करो कि 10% रही 2020 में, तो दोस्तों उसकी जो 1,10,000 की परचेजिंग पावर है वो 1,00,000 के इक्वल है। तो यहाँ पर वो कोई बेटर ऑफ नहीं हुआ है। इसीलिए वहाँ पर नॉमिनल वेजेस का और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशन रहता है। इसके डायग्राम को चलते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है। ये सोचो कि ये डायग्राम मैंने अभी तक बनाई ही नहीं है। सबसे पहले मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करता हूँ। ये ADAS मॉडल है। ADAS मॉडल वैसे तो दोस्तों बनाते हुए हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स छुपा हुआ है। इसके अंदर केंजियन इकोनॉमिक्स है, केंजियन इकोनॉमिक्स के बाद ISLM मॉडल है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है, तब जाके हमारे पास ADAS मॉडल बनता है। एनीवे, यहाँ पर आपको कई चीज़ें माइंड में रखनी होगी कि एक्स एक्सिस पर हम रियल GDP यानी कि आउटपुट ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम प्राइसेस को ले रहे हैं। और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपको पता है वर्टिकल होता है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आपका कर्वी लीनियर होता है, और ये तीनों है एग्रीगेट डिमांड। तो जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क करती है उस समय आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई A पॉइंट पर मीट करते हैं, और यहाँ पर सपोज करो 4% इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि प्राइसेस में वहाँ पर उछाल कितना है, 4% है। अगर मैं इसी A पॉइंट को इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के वाले डायग्राम में देखूं
कि वाई एक्सिस पे मैं इन्फ्लेशन ले रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर है, और एक्स एक्सिस पर मैं वेरिएबल को बदल दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट है तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी यहाँ पर, मैं मान रहा हूँ कि 5% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो 95% क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। तो इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और सपोज करो कि ये वही ए पॉइंट है जहाँ पर 4% इन्फ्लेशन है, इस 4% इन्फ्लेशन पे 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। अब एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट हो जाता है, इकोनॉमी में एकदम से उछाल आ जाता है, तो आप चले जाते हो बी पॉइंट पे, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई करो, आपका शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई करो ये है, तो एग्रीगेट डिमांड इससे मिला और ये बन गया जाके हमारा, सपोज करो कि 6% इन्फ्लेशन रेट हो गया, प्राइसेज में उछाल आके कितने हो गए, 6% हो गए। और जैसे ही आपका इकोनॉमी में प्राइसेज अप जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी और ज़्यादा बढ़ेगा, वर्कर को और ज़्यादा हायर किया जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो उसकी सप्लाई करने के लिए आपको आउटपुट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी। ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी, पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रही थी इकोनॉमी, तो अभी वेजेस क्या देनी पड़ेंगी आपको, उनको हाई देनी पड़ेगी, और वेजेस को हाई दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन जैसे ही 6% हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका घट कर क्या रह जाता है, 3% रह जाता है, यानी कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर एग्रीगेट डिमांड में आपका डिक्रीज हो जाता है तो सी पॉइंट पर चले जाते हो, तो आपके प्राइस लेवल आपके डाउन चले जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी बढ़ने वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ से गए और यहाँ पर 2% इन्फ्लेशन के साथ सी पॉइंट पर पहुँच गए, तो ये वही सी पॉइंट है, और यहाँ पर बेसिकली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाती है बढ़कर 8%, क्योंकि देखो रियल आउटपुट घट रहा है, तो रियल आउटपुट मतलब अब कम आउटपुट बनाना पड़ रहा है इकोनॉमी में, तो कम लेबर को हम हायर करेंगे, कम वर्कर को वेज देनी पड़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी ना वहाँ पे। तो दोस्तों ये था बी पॉइंट। तो आपने देखा कि जैसे ही इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशन होती है, डिसरप्शन होती है, उस वजह से आपका फिलिप्स कर्व में क्या आता है, चेंज आता है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ये बना सकते हैं कि चेंज इन एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू मूवमेंट अलोंग दी फिलिप्स कर्व। तो दोस्तों इसमें फिलिप्स कर्व में शिफ्टिंग नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड में चेंज की वजह से मूवमेंट होगा अलोंग दी फिलिप्स कर्व, ऊपर या नीचे। ए पॉइंट से सी पॉइंट पर आ रहे हो और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, जैसे ही आपका एग्रीगेट डिमांड AD1 होता है और ADR होता है एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट से। बिल्कुल सही बात है। तो इसके साथ ही अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई में चेंज करता हूं तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। पॉजिटिव सप्लाई शॉक के कारण फिलिप्स कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो आपका फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है दोस्तों, आप एग्जैक्टली एग्रीगेट डिमांड को सेम रख के और एग्रीगेट सप्लाई को करके देखोगे तो आपको ये शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बनाते टाइम, इसलिए मैं यहाँ पर आप पे छोड़ रहा हूँ। इसको आप प्लीज़ कॉपी पे करके देखना, आपको यहाँ पर शिफ्टिंग करके दिखानी है। ओके, तो इस तरह से फिलिप्स कर्व में आपका सप्लाई शॉक की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई शॉक की वजह से फिलिप्स कर्व में शिफ्टिंग होती है, ना कि मूवमेंट होता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ पे, कंक्लूजन हुआ चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व लीड्स टू शिफ्टिंग इन दी फिलिप्स कर्व। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बोथ, कि एग्रीगेट डिमांड की वजह से आपका फिलिप्स कर्व में क्या होगा और एग्रीगेट सप्लाई की वजह से क्या होगा। तो इस तरह से फिलिप्स कर्व को डिराइव किया जाता है। शिफ्टिंग देखी हमने, और हमने देखा कि आपका वेज के स्टिकी होने से आपका अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में नेगेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है।
तो ये था एनालिसिस इस पूरी वीडियो का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन बाय मिल्टन फ्रीडमैन और रैशनल एक्सपेक्टेशन बाय रॉबर्ट लुकास एंड थॉमस सर्जेंट को देखेंगे और इस इवोल्यूशन की पूरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक केस स्टडी भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पूरे मिडल ईस्ट में जो इतनी तबाही हुई है ऑयल एम्बार्गो लगाने की वजह से, वहाँ पर यूएस ने इंटरवेंशन करनी पड़ी, वहाँ पर इतना टेररिज्म को घुसा दिया और चीज़ों को तहस नहस बना दिया, क्योंकि 1973 में आपका जो ऑयल एम्बार्गो लगा था उसकी वजह से यूएस इकोनॉमी को काफ़ी धक्का लगा था और उस वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी और इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई चली गई थी। तो दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।